जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। और दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, और जिसमें मेरे द्वारा आप लोगों को सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत के प्राचीन इतिहास के 4 प्रकार के स्रोत थे, जिसमें पहला धर्म ग्रंथ था, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य था। जिसमें कल हमने आप लोगों को धर्म ग्रंथ से संबंधित जितनी भी जानकारियां थीं उसको पढ़ाया, और कल हमारा ये धर्म ग्रंथ से संबंधित जो क्लास था समाप्त हुआ। और इसके बाद आज से हम आप लोगों को ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को कि इसमें कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं। तो दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रंथ में अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, गार्गी संहिता, चचनामा, अष्टाध्यायी और महाभाष्य पुस्तक आती है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, या कह सकते हैं जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला अर्थशास्त्र, जिसको कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। दूसरा राजतरंगी, जिसको कल्हड़ ने लिखा था। चर्चनामा, जिसे अली अहमद ने लिखा था। अष्टाध्यायी, जिसको पाणिनि ने लिखा था। और गार्गी संहिता, जिसके रचयिता या कह सकते हैं लेखक कात्यायन थे। और लास्ट में महाभाष्य आएगा, जिसके लेखक पतंजलि हुआ करते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार ऐतिहासिक ग्रंथों में हमको ये 5 से 6 प्रकार के जो पुस्तक है उनको बारे में पढ़ना है। लेकिन आज का क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि कल जिस क्लास को हमने लिया, अटेंड किया और जिसके बारे में हम लोग चर्चा की, आइए सबसे पहले उसको एक बार रिवीजन करते हैं, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आइए कल के क्लास को हम लोग रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था ईसाई धर्म के बारे में। तो आइए देखते हैं ईसाई धर्म के बारे में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों, कल का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न था वो था ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका उत्तर था ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। अगला प्रश्न था ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है। तो दोस्तों, इसका उत्तर था ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। अगला प्रश्न बना था ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, इसका उत्तर था ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न बना था ईसा मसीह के जन्म को किस रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न बना था ईसा मसीह के माता एवं पिता का क्या नाम था। तो मैंने आपको बताया था ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। अगला प्रश्न बना था ईसा मसीह ने अपने 30 वर्ष कहाँ पर बिताए थे। तो दोस्तों, ईसा मसीह ने अपने 30 वर्ष बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ नामक स्थान पे बिताए थे। अगला प्रश्न बना था ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे। तो दोस्तों, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्यों में पहला एंड्रयूस और दूसरा पीटर था। अगला प्रश्न बना था ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। तो दोस्तों, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। अगला प्रश्न बना था ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है। तो दोस्तों, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। फिर अगला प्रश्न बना था ईसाई धर्म को मानने वाले किसमें विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर था ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले त्रित्व में विश्वास रखते हैं। पहला ईश्वर, ईश्वर पिता। दूसरा ईश्वर, ईश्वर पुत्र। तीसरा ईश्वर, ईश्वर पवित्र आत्मा। यानी दोस्तों, ये ईश्वर को पिता, ईश्वर को पुत्र और ईश्वर को पवित्र आत्मा मानते थे। फिर अगला प्रश्न बना था वास्तुकलात्मक शैली की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है।
तो दोस्तों इसका उत्तर बना था वास्तुकलात्मक शैली की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पेरिस का नॉटर-डेम चर्च है, जिसको मेरे द्वारा आप लोगों को चित्र के द्वारा बताया गया था। अगला चैप्टर था पारसी धर्म। तो दोस्तों पारसी धर्म सबसे पहले प्रश्न बना था पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे। तो दोस्तों इसका उत्तर था पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे, जो ईरानी थे। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे। तो दोस्तों पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे, जो कि ईरानी थे, यानी कि ईरान के रहने वाले थे। फिर दोस्तों अगला प्रश्न बना था पारसी धर्म की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था पारसी धर्म की शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था में है। अगला प्रश्न था पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवस्था है। अगला प्रश्न है इनके मूल शिक्षा का सूत्र क्या है। तो दोस्तों पारसी धर्म के मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन एवं सद्कार्य है। अगला प्रश्न बना था इनके अनुयायी किसको मानते थे। तो दोस्तों इनके अनुयायी एक ईश्वर अर्थात अहुर, एक ईश्वर को मानते थे, जिन्हें ये अहुर कहते हैं, यानी एक ईश्वर अहुर को मानते थे। अगला प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न था पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर था पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्निपूजक कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार कल के क्लास को हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, जिसमें हम आपको बताए थे पहले धर्म ग्रंथ, फिर बाद में ऐतिहासिक ग्रंथ, और फिर विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को पढ़ाना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम जो धर्म ग्रंथ के बारे में बताना स्टार्ट किए थे, तो ये क्लास जो पारसी धर्म था यहीं पर समाप्त होता है। अब आज के डेट में हमारे द्वारा आप लोगों को ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग आज की क्लास में ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज से हम ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि ऐतिहासिक ग्रंथ किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऐतिहासिक ग्रंथ उसे कहते हैं जिसमें समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऐतिहासिक ग्रंथ उसे कहते हैं जिसमें समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। अगला प्रश्न आया ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है। अगला प्रश्न आया ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों इसका उत्तर है पहला ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थशास्त्र है। अगला प्रश्न है पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों इसका उत्तर है पहला ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थशास्त्र है। अगला प्रश्न आया अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है। उत्तर है पहला ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थशास्त्र है। फिर अगला प्रश्न आया अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न बना चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों चाणक्य का जन्म तक्षशिला नामक स्थान पर चड़गांव में हुआ था। एक तक्षशिला नामक स्थान हुआ करता था, जो जहाँ पर एक चड़गांव था, उसी चड़गांव में चाणक्य का जन्म हुआ था। तो दोस्तों प्रश्न बन रहा है कि चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप उत्तर देंगे चाणक्य का जन्म तक्षशिला नामक स्थान पर चड़गांव में हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना चाणक्य के पिता का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे चाणक्य के पिता का नाम चणक था। चाणक्य के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों चाणक्य के पिता का नाम चणक था। चाणक्य का जन्म क्या हुआ। तो
तो दोस्तों चाणक्य का जन्म तक्षशिला नामक स्थान पर चड़गांव में हुआ था और चाणक्य के पिता का नाम चड़क था। फिर अगला प्रश्न बना, चाणक्य का नाम चाणक्य क्यों पड़ा? चाणक्य का नाम चाणक्य क्यों पड़ा? तो दोस्तों चाणक्य का नाम उनके गांव और उनके पिता के नाम पर चाणक्य पड़ा था। चूँकि चाणक्य के गांव का नाम था चड़गांव और उनके पिता का नाम था चड़क, तो इन्हीं के आधार पर चाणक्य का नाम चाणक्य पड़ गया था। तो उत्तर है कि चाणक्य का नाम चाणक्य उनके गांव और उनके पिता के नाम पर पड़ा था। अगला प्रश्न बना, चाणक्य के पिता किस गोत्र से थे? चाणक्य के पिता किस गोत्र से? तो दोस्तों इसका उत्तर है चाणक्य के पिता कोटिल गोत्र से थे। उस समय कोटिल गोत्र हुआ करता था, तो उनके पिता चाणक्य के पिता कोटिल गोत्र के थे। तो दोस्तों यही प्रश्न बन रहा है कि चाणक्य के पिता किस गोत्र से थे? तो इसका उत्तर है चाणक्य के पिता कोटिल गोत्र से थे। फिर अगला प्रश्न बना, चाणक्य का नाम कौटिल्य क्यों पड़ा? तो दोस्तों चाणक्य के पिता कौटिल्य गोत्र के से थे, जिसके नाम पर उनका नाम कौटिल्य पड़ा। चाणक्य के पिता कौटिल्य गोत्र से थे, जिसके कारण उनका नाम कौटिल्य पड़ा। यानी चाणक्य के पिता किस गोत्र से थे? कोटिल गोत्र से थे और चाणक्य के पिता को कोटिल गोत्र के होने के कारण चाणक्य का नाम कौटिल्य पड़ा था। फिर अगला प्रश्न बना, कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर है कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। तो ध्यान देंगे लगभग हर व्यक्ति का एक या दो नाम होता है, एक या दो नाम होता है। एक बचपन का नाम होता है और ये जब व्यक्ति बड़ा होता है उसका नाम होता है। तो यहाँ पर प्रश्न यही बन रहा है कि कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर है कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। आज के समय में भी आप देखेंगे अगर कोई बच्चा है तो घर का नाम कुछ होता है, लेकिन वही बच्चा जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जाता है तो वहाँ पर उसका नाम कुछ होता है। इसी प्रकार कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और बाद में इनका नाम चाणक्य पड़ा और इनको तीन नाम से जाना गया, पहला चाणक्य, दूसरा विष्णुगुप्त और तीसरा कौटिल्य। फिर अगला प्रश्न बना, चाणक्य को भारत का क्या कहा जाता था? चाणक्य को भारत का क्या कहा जाता था? तो दोस्तों चाणक्य को भारत का मैकियावली कहा जाता था। चाणक्य को भारत का मैकियावली कहा जाता था। और इसी से संबंधित प्रश्न ये अगला है कि मैकियावली ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों मैकियावली ने प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी, जो इटली का रहने वाला था। और चाणक्य का मैकियावली क्यों कहा गया, ये किसके नाम पे पड़ा? तो दोस्तों ये जो प्रिंस है, प्रिंस इटली का रहने वाला, इसका नाम मैकियावली था और इसी मैकियावली के नाम पर चाणक्य को भारत का मैकियावली कहा गया। तो प्रश्न बना कि चाणक्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है, यानी चाणक्य को भारत का क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर हुआ चाणक्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है। और मैकियावली ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों उत्तर देंगे मैकियावली ने प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी, जो इटली का रहने वाला था। यानी कि मैकियावली जो प्रिंस नामक पुस्तक लिखा था, और ये मैकियावली कहाँ का रहने वाला था? ये इटली का रहने वाला था। मैकियावली ने प्रिंस नामक पुस्तक लिखी जो इटली का रहने वाला था। फिर अगला प्रश्न बना था, चाणक्य की पुस्तक कैसी है? चाणक्य की पुस्तक कैसी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चाणक्य की पुस्तक एक राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है। चाणक्य की पुस्तक एक राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है। ध्यान देंगे चाणक्य की पुस्तक एक राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक थी। तो प्रश्न आया चाणक्य की पुस्तक कैसी थी? तो इसका उत्तर देंगे चाणक्य की पुस्तक एक राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक थी। फिर अगला प्रश्न आया कौटिल्य किसके वहाँ प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके वहाँ प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ प्रधानमंत्री थे। फिर अगला प्रश्न बना भारतीय इतिहास की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें सर्वप्रथम राज्य की परिभाषा दी गई? तो दोस्तों इसका उत्तर है भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक जिसमें सर्वप्रथम
राज्य की परिभाषा दी गई वो चाणक्य अर्थशास्त्र है, चाणक्य अर्थशास्त्र है। तो दोस्तों इसके आगे प्रश्न बन रहा है कि चाणक्य का संबंध किस काल से था। तो दोस्तों इसका उत्तर है चाणक्य का संबंध मौर्य काल से था। चाणक्य का संबंध किस काल से था। तो दोस्तों चाणक्य का संबंध मौर्य काल से है। मैं आपको बताऊं, ये जो चाणक्य की बात की जा रही है और मौर्य काल की बात की जा रही है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वो प्रधानमंत्री थे, इसकी बात की जा रही है। ये इतिहास की बात है दोस्तों। आगे चल के इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाले चाणक्य ही थे और चाणक्य उनके गुरु थे, इसीलिए उनको प्रधानमंत्री बनाए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो दोस्तों जब भी चाणक्य की बात आएगी तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की बात जरूर आएगी। तो ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए यही प्रश्न बन गया कि चाणक्य का संबंध किस काल से था। तो उत्तर बना था चाणक्य का संबंध मौर्य काल से था। और मौर्य काल से क्यों था? क्योंकि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौटिल्य यानी चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। तो सीधी सी बात हो गई कि चाणक्य का संबंध किस काल से होगा? मौर्य काल से होगा। तो यहाँ प्रश्न बना था कि चाणक्य का संबंध किस काल से था। तो दोस्तों उत्तर बन गया चाणक्य का संबंध मौर्य काल से था। फिर अगला प्रश्न बना चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है। तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चाणक्य का जो पुस्तक लिखा गया था उसमें किसकी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, उत्तर क्या है? चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राजनीति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए बात समझिए, चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उसमें कौन काल चल रहा था? मौर्य साम्राज्य था। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ प्रधानमंत्री थे, यानी चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ जो प्रश्न बन रहा है कि चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है। तो सीधी सी बात है, अगर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ प्रधानमंत्री थे मौर्य काल में, तो दोस्तों मौर्य काल से संबंधित ही जानकारी मिलेगी, और कोई जानकारी मिलेगी नहीं। तो उत्तर यहीं पर यही दिया जा रहा है कि चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राजनीति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। फिर अगला प्रश्न बना कि चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण, कितने प्रकरण और कितने श्लोक हैं। यानी जो चाणक्य द्वारा जो पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी गई थी दोस्तों, उसमें कितने अधिकरण हैं, कितने प्रकरण हैं और कितने श्लोक हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, उसमें 15 अधिकरण थे। कितने अधिकरण थे? 15 अधिकरण थे, यानी पार्ट्स थे। आप इसको लेसन भी समझने के लिए कह सकते हैं, लेकिन अधिकरण नाम दिया गया जो चैप्टर था। तो चाणक्य द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, उसमें 15 अधिकरण था, 180 प्रकरण था, 180 प्रकरण था और दोस्तों 6000 श्लोक था। तो प्रश्न बना कि चाणक्य द्वारा जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी उसमें कितने अधिकरण, कितने प्रकरण और कितने श्लोक। तो दोस्तों उत्तर देंगे चाणक्य द्वारा जो लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक थी उसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक थे। फिर चाणक्य से संबंधित अगला प्रश्न बना जो अंतिम प्रश्न है, अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर है अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अर्थशास्त्र जिसको चाणक्य द्वारा लिखा गया वो पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर होगा कि अर्थशास्त्र जो संस्कृति भाषा में लिखी गई चाणक्य द्वारा। तो दोस्तों अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों आज का चैप्टर जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित था, बस यही क्वेश्चन था और इतना प्रश्न आप लोगों के कह सकते हैं एग्जाम से संबंधित था और बहुत है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। तो इतना आप लोग किसी भी हाल में तैयार कर लेंगे, इसमें से एक भी प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटेगा। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं राजतरंगिणी के बारे में। अगला पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी। तो दोस्तों राजतरंगिणी में सबसे पहला प्रश्न बन रहा है
राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर है राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं, जो कि कश्मीर के रहने वाले थे। राजतरंगिणी के कश्मीरी लेखक कल्हड़ हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है प्रश्न बन रहा है, तो आप उत्तर देंगे राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं, जो कश्मीर के रहने वाले थे। यानी राजतरंगिणी के लेखक कश्मीरी थे और उनका नाम कल्हड़ था। फिर अगला प्रश्न बना राजतरंगिणी की भाषा क्या है? राजतरंगिणी की भाषा क्या है? दोस्तों हर पुस्तक की अपनी भाषा होती है। जब पहले बार पुस्तक को लिखा जाता है या उसका किसी के द्वारा रचना की जाती है, तो किसी न किसी भाषा में उसकी रचना की जाती है या लिखा जाता है। तो इसी प्रकार राजतरंगिणी के बारे में पूछा जा रहा है कि राजतरंगिणी की भाषा क्या है? तो दोस्तों राजतरंगिणी की भाषा संस्कृति है। ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका उत्तर था अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक उसी प्रकार यहाँ प्रश्न बन रहा है कि राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई थी या उसकी भाषा क्या है? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे राजतरंगिणी की भाषा संस्कृति है या संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। फिर अगला प्रश्न बना कल्हड़ कहाँ के लेखक थे? तो पहले प्रश्न में ही आपको उत्तर मिल गया था कल्हड़ कहाँ के लेखक हैं। तो दोस्तों कल्हड़ कश्मीर के लेखक थे। कल्हड़ कहाँ के लेखक थे? कश्मीर के। यहाँ पर देखिए राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं और कहाँ के थे ये? कश्मीर के रहने वाले थे। तो यहाँ पर प्रश्न आगे बन गया कि कल्हड़ कहाँ के लेखक थे, तो सीधे उत्तर देंगे सिंपल सा साधारण सा कल्हड़ कश्मीर के लेखक थे। फिर अगला प्रश्न बना कि राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है? राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया। कॉमन सी बात है, अगर लेखक कश्मीरी है तो सीधी सी बात है किसके बारे में लिखेगा? अपने जगह के बारे में लिखेगा, यानी कश्मीर के बारे में लिखेगा। तो प्रश्न आया राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों ध्यान देंगे कश्मीर के लेखक कल्हड़ थे, और जब प्रश्न आएगा कि इसमें वर्णन किसका किया गया, तो सीधे से लिख देंगे कि जब ये कश्मीर के रहने वाले थे, कश्मीर का ही चर्चा करेंगे। तो इसका उत्तर बना राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने आप लोगों को ऐतिहासिक ग्रंथ के जो पहला अर्थशास्त्र है, ऐतिहासिक ग्रंथ का जो पहला अर्थशास्त्र है, और उसके बाद अगला पुस्तक है राजतरंगिणी, दोनों के बारे में आप लोगों को बताया। लेकिन आइए पुनः इन दोनों पुस्तकों के बारे में एक बार रिवीजन करते हैं, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसका हम दोबारा रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों अर्थशास्त्र का पहला प्रश्न बना था हम लोगों का, आज का जो चैप्टर है ऐतिहासिक ग्रंथ किसे कहते हैं? तो हमने आपको बताया था ऐतिहासिक ग्रंथ उसे कहते हैं जिसमें समाज, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। अगला प्रश्न बना था पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? तो हमने आपको बताया था पहला ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थशास्त्र है। पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? तो हमने आपको बताया था पहला ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थशास्त्र है। और फिर मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न बना था चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमने आपको बताया था चाणक्य का जन्म तक्षशिला नामक स्थान पर चढ़गांव में हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना था चाणक्य के पिता का क्या नाम था? तो हमने आपको बताया कि चाणक्य के पिता का नाम चड़क था। फिर अगला प्रश्न बना था चाणक्य का नाम चाणक्य क्यों पड़ा? तो मैंने आपको बताया था चाणक्य का नाम चाणक्य उनके गांव और उनके पिता के नाम पर चाणक्य पड़ा था। फिर अगला प्रश्न बना चाणक्य के पिता किस गोत्र से थे? तो दोस्तों चाणक्य के पिता कौटिल्य गोत्र से थे। फिर आगे प्रश्न बना चाणक्य का नाम कौटिल्य क्यों पड़ा? तो दोस्तों चाणक्य के पिता कौटिल्य गोत्र से थे, जिसके नाम पर उनका नाम कौटिल्य पड़ा। ये दोस्तों थे, इसको करेक्शन कर लेंगे, सही कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न बना था कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था?
तो हमने आपको बताया था कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। फिर आगे हमने बताया था कि चाणक्य को भारत का क्या कहा जाता है। तो दोस्तों चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, हमने आपको बताया कि मैकियावेली ने प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी, जो इटली का रहने वाला था। यानी कि जो ये प्रिंस है इटली का रहने वाला था। मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो दोस्तों मैकियावेली ने प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि इटली का रहने वाला है। चाणक्य की पुस्तक कैसी है, तो दोस्तों चाणक्य की पुस्तक एक राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है। और अगला प्रश्न बना था कौटिल्य किसके वहाँ प्रधानमंत्री थे, तो दोस्तों कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न बना था भारतीय इतिहास की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें सर्वप्रथम राज्य की परिभाषा दी गई, तो दोस्तों इसका उत्तर बना था भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक जिसमें सर्वप्रथम राज्य की परिभाषा दी गई वह चाणक्य की अर्थशास्त्र थी। फिर अगला प्रश्न बना था चाणक्य का संबंध किस काल से था, तो दोस्तों चाणक्य का संबंध मौर्य काल से था। और अगला प्रश्न बना था चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है, तो दोस्तों चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राजनीति और सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। फिर अगला प्रश्न बना था चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण, कितने प्रकरण और कितने श्लोक हैं, तो हमने आपको बताया कि चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण यानी पार्ट्स एवं 180 प्रकरण और 6000 श्लोक थे। फिर मैंने आपको आगे बताया था कि अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखी गई थी, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। फिर अगला पुस्तक आया राजतरंगिणी। तो दोस्तों आइए राजतरंगिणी के बारे में ही दोबारा रिविजन करते हैं। तो पहला प्रश्न बना था राजतरंगिणी के बारे में कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो मैंने आपको बताया था राजतरंगिणी के लेखक कश्मीरी लेखक कल्हड़ हैं। राजतरंगिणी के कश्मीरी लेखक कल्हड़ हैं। फिर इसका अगला प्रश्न बना था राजतरंगिणी की भाषा क्या है, तो दोस्तों राजतरंगिणी की भाषा संस्कृति है। और कल्हड़ कहाँ के लेखक थे, तो मैंने आपको बताया था कल्हड़ कश्मीर के लेखक थे। फिर राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया, तो दोस्तों राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार आज के चैप्टर में मैंने आपको बताया कि ऐतिहासिक ग्रंथ उसे कहते हैं जिसमें समाज, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। और पहला ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थशास्त्र है। फिर मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं। और चाणक्य का जन्म तक्षशिला नामक स्थान पर चड़गांव में हुआ था दोस्तों। और चाणक्य के पिता का नाम चणक था। फिर इसी कड़ी मैंने आपको आगे बताया था चाणक्य का नाम चाणक्य उनके गांव और उनके पिता के नाम पर पड़ा था। और चाणक्य के पिता का नाम और चाणक्य के पिता कौटिल्य गोत्र से थे। और दोस्तों चाणक्य के पिता कौटिल्य गोत्र के थे जिसके नाम पर उनका नाम कौटिल्य पड़ा था। फिर मैंने आपको आगे बताया था कि कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। और चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। और दोस्तों मैकियावेली ने प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी जो कि इटली का रहने वाला था। और चाणक्य की पुस्तक एक राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है। फिर मैंने इसी कड़ी में आगे बताया था कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक जिसमें सर्वप्रथम राज्य की परिभाषा दी गई वह चाणक्य की अर्थशास्त्र थी। फिर आगे मैंने आपको बताया था चाणक्य का संबंध मौर्य काल से है। और दोस्तों चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राजनीति और सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। और दोस्तों चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण एवं 6000 श्लोक मिलते हैं। फिर मैंने आगे बताया था कि अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, या कह सकते हैं अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, या कह सकते हैं अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत थी। फिर मैंने आपको बताया राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ थे
जो कश्मीर के रहने वाले थे, यानी कश्मीरी लेखक थे। फिर मैंने आपको बताया कि राय तरंगिणी की भाषा संस्कृति थी, जिस प्रकार अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृति थी, उसी प्रकार राय तरंगिणी की भी भाषा संस्कृति थी। यानी कि अर्थशास्त्र को संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और दोस्तों राय तरंगिणी को भी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। फिर आगे मैंने बताया था कि कल्हड़ कश्मीर के लेखक हैं और दोस्तों राय तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि राय तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों आज का चैप्टर अर्थशास्त्र यहीं पे समाप्त होता है और ये मेरा ऐतिहासिक ग्रंथ का पहला चैप्टर था आज का। और कल ऐतिहासिक ग्रंथ के ही बारे में बताया जाएगा, जो कि ऐतिहासिक ग्रंथ का दूसरा चैप्टर होगा। तो दोस्तों ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। कल तक हमने भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा रहा था और आज भी वही चल रहा है चैप्टर, लेकिन कल हमने समाप्त किया भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत में धर्म ग्रंथ, यानी कल हम लोग का धर्म ग्रंथ समाप्त हो गया था और आज से हम प्रारंभ किए हैं ऐतिहासिक ग्रंथ के पढ़ाने के बारे में। और आज हमने ऐतिहासिक ग्रंथ में अर्थशास्त्र पढ़ाया और अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी दी। फिर राय तरंगिणी के बारे में कुछ जानकारी दी, जो कि अभी पूरी जानकारी आप लोगों को नहीं मिल पाई है राय तरंगिणी के बारे में, कल और इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज ऐतिहासिक ग्रंथ का पहला भाग समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ध्यान देकर पढ़ा होगा और फिर कहूँगा रिविजन ज़रूर करिएगा। टेंशन नहीं लेने का दोस्तों, टेंशन एकदम नहीं लेने का, एकदम निश्चिंत, एकदम मन को शांत करके, मन में कुछ नहीं रहे, नेगेटिव बात न रहे, इस प्रकार से आप पढ़ाई करेंगे तो आपके दिमाग में सारी बातें आएंगी और वो कभी नहीं भूलेगा। कल की बात कल पे छोड़िए, कल एग्जाम में क्या पूछा जाएगा किसी को नहीं पता है, लेकिन आप अपना 100% दीजिए ताकि उसमें कोई कमी न रह जाए। अगर आप 100% देते हैं तो एग्ज़ाम में पास होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आप जो पूछना चाहते हैं, जो भी कमेंट बॉक्स में जो भी कमी हो, अच्छाई हो, बुराई हो, सब पूछ सकते हैं आप लोग। दोस्तों गलती इंसान से ही होती है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब दूंगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।